शादी का नाम सुनते ही सबके हाथ पांव फूलने लगते हैं। पर कैंसर से डरने की बात नहीं है। सही जानकारी आपको और आपके अपनों को बचा सकती है। इसलिए आज विश्व कैंसर दिवस पर हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। आपके जहन में जो भी सवाल चल रहे हैं उसका जवाब तलाशने की हमारी कोशिश होगी। और आज इसी के लिए हमारे साथ एक बेहद ही खास मेहमान जुड़े हुए हैं। उनका परिचय करवा दूं। हमारे साथ मौजूद हैं देवी अहिल्याबाई कैंसर रिसर्च सेंटर के डायरेक्टर और कैंसर स्पेशलिस्ट डॉक्टर अजय हाटिया। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत आपका। डॉक्टर साहब, सबसे पहले मेरा सवाल आपसे यही होगा, क्योंकि देखिए जब कैंसर का नाम आता है तो एक कॉमन मैन, एक आम इंसान के जहन में तमाम तरह के सवाल चलने लगते हैं, इसके इलाज को लेकर, खर्च को लेकर। लेकिन बिना कीमो, बिना रेडिएशन के भी कैंसर का इलाज संभव है इलेक्ट्रो होम्योपैथी मेडिसिन के द्वारा। कैसे संभव है, कैसे होता है, इसके बारे में चाहूंगी कि आप सबसे पहले हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल। हमारा जो देवी अहिल्या कैंसर हॉस्पिटल है अपने यूनिक ट्रीटमेंट के लिए पूरे देश में ये जाना जा रहा है। और हमारा जो इलाज है बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन, बिना सर्जरी के इलाज होता है। और ऐसा हमारा मानना है कि हम जैसे बायोप्सी करते हैं तो कैंसर और बढ़ जाता है, सर्जरी करने के बाद फिर कैंसर रिकरेंस होता है। और ऐसे ही मरीज हैं जो 3-3, 4 सर्जरी करने के बाद भी उन्हें तकलीफ बढ़ती ही जाती है। तो हमारा इलाज बिना कीमोथेरेपी, बिना रेडिएशन के हैं। हम इलेक्ट्रोपैथी द्वारा इलाज करते हैं। और ये सिस्टम एनर्जी बेस्ड एक साइंस है। और ये सिस्टम ब्लड और लिम्फ को प्यूरिफाई करता है और हर प्रकार की बीमारी को ठीक करने के साथ ही कैंसर को भी ठीक करता है। डॉक्टर साहब, एक चीज और मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो इलेक्ट्रो होम्योपैथी चिकित्सा है जिसको लेकर लगातार आप लोग काम कर रहे हैं, ये बाकी जो चिकित्सा जो पद्धति है, चाहे वो एलोपैथी की बात कर ली जाए, आयुर्वेदिक की बात कर ली जाए, तो वो उससे और होम्योपैथी से ये किस तरीके से अलग है? देखिए, हमारी जो सिस्टम है ये पूर्ण रूप से हर्बल है, प्लांट बेस्ड मेडिसिन है। इसमें 114 प्लांट्स लिए गए हैं और इसमें एनर्जी है। इसमें प्लांट्स में जो एनर्जी सनरेज की उपस्थिति में जो अपना फूड न्यूट्रिशन जो प्लांट्स लेते हैं उसको इंक्यूबेशन मेथड से हम इसका प्रिजर्व करते हैं, फर्मेंटेशन से इसका हम एक्सट्रैक्ट निकालते हैं और इसको हम इतना प्यूरिफाई करते हैं कि इसमें से इसके अल्कलॉइड्स पॉइजन को हम निकाल देते हैं। तो इसमें किसी प्रकार का कोई हानि रहित पदार्थ नहीं होता है। और इसलिए ये अन्य सिस्टम से कहेंगे कि ये डिफरेंट सिस्टम है। और हमारी मेडिसिन में एनर्जी होने की वजह से ये एंटीऑक्सीडेंट है और एंटी इन्फ्लेमेटरी है। इसलिए ये इन्फ्लेमेशन, कैंसर की ट्यूमर के साइज को कम करती है, इन्फ्लेमेशन कम करती है, अन्य जो साइड इफेक्ट होती है उसको भी ये खत्म करती है। और कैंसर के पेन में स्पेशल इसका यूज किया जाता है और कैंसर को ठीक करने की भी क्षमता इसमें है। मतलब लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, पूरी तरीके से टेस्टेड है और ट्रायल्ड ये पूरा मेथड है जिसके वजह से आप लोग काम कर रहे हैं और कैंसर से लोगों को राहत आप लोग पहुंचा रहे हैं। इसके बारे में कुछ और बातें मैं आपसे समझना चाहूंगी, कैसे इसकी शुरुआत हुई और आखिरकार ये किस पद्धति पर आधारित है? देखिए, मैंने बताया कि इलेक्ट्रोपैथी सिस्टम मेडिसिन है, इटालियन सिस्टम मेडिसिन है जिसके जो इन्वेंटर है डॉक्टर कॉन्ग सेजर मैटी हुए हैं। उन्होंने ही अपने कार्यकाल में 1890 और 1895 के बीच में जो इंग्लैंड का लंदन में जो ब्रॉम्पटन हॉस्पिटल है वहां पर इसका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। और उन्होंने अपने कार्य में ही लाखों कैंसर मरीजों को ठीक किया। और हिंदुस्तान में डॉक्टर अनिल सिन्हा हुए हैं जिन्होंने कैंसर पे काम किया और इन्होंने भी लाखों मरीजों को ठीक किया। और उसके बाद में हमारा देवेले हॉस्पिटल है जो कैंसर पे काम करते हुए और इलेक्ट्रोपैथी से हजारों मरीजों को अब तक ठीक कर चुका है। जी, और एक चीज और, क्योंकि देखिए लोगों के जहन में कई सारी सवालों की फहरिस्त होती है, क्योंकि कैंसर की जब बात होती है बहुत सारे मिथ्स भी हैं इसके इलाज को लेकर। लोग सोचते हैं कि बहुत कॉस्टली होगा, तो आप उन तमाम मिथ्स को हमारे माध्यम से कैसे दूर करना चाहेंगे? देखिए, हमारा जो इलाज है बहुत ही ये कहेंगे कि फ्रेंडली इलाज है और इसमें किसी प्रकार की कोई तकलीफ नहीं होती। जैसे हम कहते हैं कि हमारे ट्रेडिशनल जो इलाज है कीमोथेरेपी, रेडिएशन, सर्जरी, इसमें मरीज को बहुत तकलीफ होती है। मरीज पहले ही तकलीफ में होता है और जब कीमो रेडिएशन लेता है तो और ज्यादा तकलीफ होती है। तो हमारे इलाज में एक तो किसी प्रकार की तकलीफ नहीं है। और हमारा इलाज नॉर्मली हम यदि हम कहेंगे कि खर्चा जो कहें तो एक आम व्यक्ति भी इसका खर्च वहन कर सकता है।
हम अपने अस्पताल में 5 से 7 दिन मरीज को भर्ती रखते हैं और 5 से 7 मरीज जो भर्ती रखते हैं उसमें वही 50,000 60,000 रुपए का खर्चा होता है और पूरा इलाज हमारा लगभग 2 लाख के आसपास होता है, जो हम 6 से 8 महीने तक इलाज हम करते हैं। क्योंकि सर कैंसर के बारे में जब हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया कि बहुत कॉमन हो चुका है और जैसे ही ये बीमारी बढ़ती है लोग परेशान हो जाते हैं। जो इससे ग्रसित हैं वो तो परेशान होते हैं, इसके अलावा जो जानने वाले लोग हैं, जो परिवार में बाकी सदस्य हैं, उनको भी काफ़ी ज़्यादा परेशानी होती है। सिम्टम्स के बारे में बात कर लेते हैं डॉक्टर साहब कि इसके लक्षण क्या कुछ हैं, कब ऐसा महसूस होने लगता है कि आप कैंसर से संक्रमित होने लगे? हाँ, देखिए कैंसर होने के बहुत सारे अननोन फैक्टर्स हैं। अब कैंसर क्या होता है कि हमारा जो शरीर होता है वो उसमें सेल्स की ग्रोथ हमेशा पूरी उम्र भर होती रहती है, परंतु कई बार अनकंट्रोल होकर अनियंत्रित होकर सेल्स का फॉर्मेशन होता है और एक लीजन के रूप में, गांठ के रूप में ये हमारे शरीर में आ जाता है। या हम कहेंगे कि हमें हाइपर एसिडिटी होती है, पाइल्स हो जाता है, भूख नहीं लग रही है, वॉमिटिंग हो रही है, पेट में दर्द हो रहा है। तो इस प्रकार के सिम्टम्स में ये हमारे पास में आता है और जब हम इन्वेस्टिगेशंस करने जाते हैं तो पता लगता है कि इनको स्टमक कैंसर हो गया है, लिवर कैंसर हो गया है या टंग कैंसर हो गया है। तो एक प्राइमरी स्टेज में यदि हम इसका डायग्नोस कर लें तो कैंसर 100% ठीक भी हो जाता है, परंतु जनरली कैंसर का पता ही हमें 3rd स्टेज और 4th स्टेज में कई बार पता लगता है। तो उस स्टेज के अंदर कैंसर के अंदर हम अपने इलाज करके कैंसर पेशेंट की लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर लेते हैं और हमारे पास ऐसे भी बहुत सारे मरीज हैं जो मेटास्टेटिस वाले वो भी ठीक हो रहे हैं। हाँ, ये बहुत बड़ी बात आपने कही और बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आमतौर पर हमने देखा है कि लोगों को अगर कुछ ऐसे बदलाव भी महसूस होते हैं तो पहले लोग इसको इग्नोर करना शुरू कर देते, लोग नजरअंदाज करना शुरू कर देते और यही वजह है कि अंत तक आते आते उनकी कंडीशन बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। फिर डॉक्टर्स को भी काफी दिक्कतें होती है, चुनौतियां भी खूब सारी होती हैं। लेकिन एक चीज और कि प्राइमरी स्टेज पर वो कौन कौन से संकेत होने लगते हैं? अगर हार्मोनल चेंज की बात करें, बॉडी में कुछ परिवर्तन की बात करें, तो वो कौन कौन से चेंजेस हैं जिसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं? आप यही कहेंगे कई बार मरीज को भूख लगना बंद हो जाती है, या कई बार मरीज को उल्टी होती है, या कई बार उसको पाइल्स उसको हो जाता है, या एक छोटा सा मुंह के अंदर छाला बन जाता है। तो ये प्राइमरी सिम्टम्स होते हैं और यदि प्राइमरी स्टेज पे यदि हम इसका इलाज कर लें तो ये पेशेंट मतलब कैंसर के मरीज ठीक हो जाते हैं। सर, क्योंकि अगर हम बात करें तो बहुत सारी चीजें हमने कोविड के काल में भी हमने सीखी है, बहुत सारी चीजों को हम अमल में लाए हैं। हेल्दी डाइट और इसके अलावा अपने जीवन में रोजमर्रा की जिंदगी में योगा को शामिल करना, ये कितना लाभकारी आपके लिए हो सकता है कैंसर के सूरत में भी? बिल्कुल, ये तो बहुत ही एक महत्वपूर्ण बात आपने इसमें कही है कि हमारा खान पान ही बहुत कुछ चीजों में परिवर्तन लाता है। अभी हमें देख रहे हैं कि हमारे कैंसर होने का जो प्रमुख रीजन है वो पेस्टिसाइड्स है। हमारा जो भोजन है उसमें हम पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल किया जा रहा है और यही एक कैंसर का प्रमुख कारण बन रहा है। तो यदि हम ऑर्गेनिक फूड का हम इस्तेमाल करें और साथ में फ्रूट्स वेजिटेबल्स को हम थोड़ा सा पानी में बॉईल करके हम उसको बाद में इसको हम यूज करें और एक्सरसाइज करें, व्यायाम करें, योगा करें, तो ये चीजें हमें कैंसर से हमें बचा सकती है। सर, क्योंकि अगर हम बात करें तो सरकार की ओर से भी अलग अलग योजनाएं चल रही हैं। भारत सरकार की ओर से आयुष्मान योजना के तहत जो मरीज हैं, जो गरीब मरीज हैं, उनको सुविधाएं भी मिलती हैं। लेकिन इसके अंतर्गत अगर बात की जाए तो जो इलेक्ट्रो होम्योपैथ जो पद्धति है, ये किस तरीके से मददगार ऐसी योजनाएं हो सकती हैं कैंसर के इलाज के लिए? देखिए, हमारा जो इलाज है बहुत ही सफल इलाज है और हमने पिछले 2.5 सालों में हमने जो क्लिनिकल हमने ट्रायल लिया और उसमें हमारे पास बहुत अच्छे रिजल्ट मिले हैं। तो हम सरकार से भी निवेदन करते हैं कि भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार यदि इसे अपने कैंसर हॉस्पिटल के अंदर हमारी ट्रीटमेंट को यदि अडॉप्ट कर ले तो बहुत चीजें जो मरीजों को हम काफी कुछ उनकी लाइफ को हम प्रोलॉन्ग कर सकते हैं। ये कैंसर हॉस्पिटल हमारा ऑलरेडी मौजूद है जहां पे हम सर्जरी रेडिएशन कर रहे हैं, उसके बाद जो तकलीफें हो रही है तो उस स्टेज में एलोपैथी में इलाज है नहीं। तो यदि हमारा इलाज भी यदि शामिल कर लिया जाए
तो निश्चित है कि मरीजों की हम संख्या कम कर सकते हैं, कैंसर को हम हरा सकते हैं। बिल्कुल, हम सब मिलकर कैंसर को हरा सकते हैं। सर, क्योंकि जब बात होती है केमोथेरेपी की, जब बात होती है रेडिएशन की, तो लोगों के जहन में ये भी होता है कि बहुत सारे, क्योंकि ऐसे केसेस भी हैं कि साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। लेकिन आपने कहा कि इलेक्ट्रो होम्योपैथी जो मेडिसिन है, ये ट्रीटमेंट के जरिए कोई उस तरीके से साइड इफेक्ट नहीं है और ये पूरी तरीके से सेफ है। तो ऐसे में क्या कैंसर के अलावा दूसरी जो बाकी बीमारी है, क्या उसका इलाज भी इससे संभव है? हाँ बिल्कुल, देखिए कैंसर, हम जब कैंसर से बड़ी कोई बीमारी नहीं है इस समय, जब इलेक्ट्रोपैथी द्वारा कैंसर का इलाज संभव है तो हर बीमारी का इलाज संभव है। अभी हाल ही में हम बहुत जल्दी ही एक रीनल पे हम लोग एक हॉस्पिटल स्टार्ट कर रहे हैं, जिसके अंदर ऐसे मरीज हमारे जो डायलिसिस में चले गए हैं और एक बार मरीज डायलिसिस में जाने के बाद वो वापस नहीं आता, उसे किडनी ट्रांसप्लांट करना होता है। परंतु इलेक्ट्रोपैथी द्वारा संभव है कि हम उन मरीजों को, हम ऐसे भी मरीज होंगे जिनको हम पहले दिन से ही उनका डायलिसिस बंद कर देंगे और ऐसे मरीज हैं जो सप्ताह में इनका 3 बार डायलिसिस हो रहा है, उसको डायलिसिस को हम कम करते करते हम डायलिसिस से उसको बाहर कर देंगे। तो ये सब चीजें इलेक्ट्रोपैथी में संभव है। क्योंकि एक लंबा वक्त बीत चुका है सर, और आपने भी तमाम चीजों को देखा है, व्यवस्थाओं को परिवर्तित होते हुए, बदलते हुए देखा है। ये जो नया जो तरीका है, जो ये न्यू मेथड है, आपके हॉस्पिटल में वहां पर जो लोग पहुंच रहे हैं, उनका रिएक्शन क्या है, उनका रिस्पॉन्स कैसा है इस ट्रीटमेंट को लेकर? देखिए, हमारे पास जितने भी मरीज आते हैं, हमारे पास 80-90% ऐसे मरीज आते हैं जो टाटा मेमोरियल, एम्स से, बड़े बड़े कैंसर अस्पताल से अपना इलाज करके आते हैं, जहाँ पे उनके डोर बंद कर दिए जाते हैं कि अब इलाज संभव नहीं। उस स्टेज में जब मरीज आते हैं तो बहुत दुख और तकलीफ में होते हैं, परंतु जब हमारे पास 7 दिन वो हॉस्पिटलाइज होते हैं, ट्रीटमेंट लेते हैं और 7 दिन बाद जब डिस्चार्ज होते हैं तो मुस्कुराते हुए खुश होकर यहाँ से जाते हैं। तो यही एक हमारे इलाज की खासियत है कि जब मरीज आता है वो दुख भरी स्थिति में आता है और जब यहाँ से डिस्चार्ज होता है तो वो हंसता मुस्कुराता हुआ जाता है। तो यही हमारी इलाज की एक खासियत है। बिल्कुल, और मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि लोग जब निराश हो जाए और उस वक्त पर आप उनके चेहरे पर खुशियां बांट रहे हैं, इसलिए डॉक्टर्स को धरती पर भगवान भी कहा जाता है। सर, एक चीज़ और मैं आपसे समझना चाहूँगी, क्योंकि कैंसर को लेकर, जैसा कि मैंने पहले जिक्र किया, कि अगर परिवार में किसी एक व्यक्ति में अगर कुछ ऐसा होता है, अगर उसमें कैंसर होता है, तो परिवार के जो बाकी लोग हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होते हैं। जाहिर है कि इस वक्त पर कई सारे सवाल भी होते हैं, कई सारे मिथ्स भी होते हैं। ऐसे में वो बाकी जो लोग हैं वो किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं, किस तरीके से मददगार हो सकते हैं, क्योंकि एनवायरनमेंट का भी हेल्दी रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। देखिए, जब कैंसर जब होता है तो ये एक मिथ लगा हुआ है कि कैंसर हो गया तो मृत्यु निश्चित है जी। तो एक तो हमें क्या है, कैंसर से हमें लड़ना है और हमें एक पॉजिटिविटी हमें लानी होगी। हमारे जो कैंसर के मरीज हैं या कैंसर के जो परिवार के लोग हैं, उनके अंदर ये भावना लानी होगी नहीं, हमारा मरीज ठीक हो जाएगा। और ये पॉजिटिविटी होगी तो हमारे शरीर में हार्मोन्स भी चेंज होना चालू होते हैं और यदि हम कैंसर से लड़ सकते हैं तो कैंसर से हम जीत भी सकते हैं। बिल्कुल, कैंसर से हम लड़ सकते हैं तो हम जीत भी सकते हैं। और आपने तो केसेस को देखा है, आपने तो लोगों को ठीक भी किया है। वो लोग जो कि निराश हो गए थे, उनको आपने नई आशा दी है, नया जीवन दिया है। और क्योंकि सर आपने कहा कि रिस्पॉन्ड बहुत अच्छा रहा है, बहुत लोग ठीक भी हुए हैं, ऐसे में आने वाले वक्त में इसको लेकर आपका क्या विजन है? आने वाले वक्त में जो तमाम लोग हैं, आप इसको प्रमोट करने के लिए और क्या कुछ तैयार कर रहे हैं और क्या कुछ आपने फैसला लिया है? देखिए, प्रमोट करने के लिए हम तो समय समय से हम लोग कैंप्स भी लगाते हैं, अवेयरनेस भी हम लोग कर रहे हैं, हम लोग कॉन्क्लेव भी आयोजित कर रहे हैं। और ये हमारा एक कहना है कि पहले तो हमारी सरकार को हम ये कहना चाहेंगे, निवेदन करना चाहेंगे कि पेस्टिसाइड्स का उपयोग जो हो रहा है उसको बंद किया जाए। ऑर्गेनिक फूड्स यदि होगा तो निश्चित ही कि हमारा जो रिफाइंड हम जो ऑयल खा रहे हैं, ये सब चीजें कैंसर के कारण है। इसके अलावा हमारा जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर के अंदर हमारा, हम जो कहते हैं कि इतने हमारे जो पेट्रोल डीजल से जो धुआं निकल रहा है, इसके द्वारा जो लेड आ रहा है और ये जो केमिकल्स आ रहे हैं हमारे शरीर के अंदर, लंग कैंसर पैदा कर रहे हैं, पेनक्रेटिक कैंसर पैदा कर रहे हैं। एनवायरमेंट, हमारा नई नई फैक्ट्रियां खुलने से पानी दूषित हो रहा है और यही सब एक कारण है। तो इन सब चीजों को हमें, पर्यावरण को हमें साफ और शुद्ध करना होगा और इसके हर व्यक्ति की हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने शहर को, अपने घर को हम स्वच्छ बनाएं, सुंदर बनाएं और प्लांटेशन करें, एक्सरसाइज करें और हम इस सब चीज का उपयोग करेंगे। निश्चित ही कि हम एटमॉस्फेयर को हम स्वच्छ सुंदर बना लेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम
लड़ सकते हैं, बीमारी हमारे पास नहीं आएंगी। बिल्कुल, सबसे ज्यादा जरूरी है कि जीवन शैली, लाइफस्टाइल बहुत हेल्दी हो और हम सब हेल्दी डाइट को अमल में लाएं। इसके अलावा योगा करें और जिस तरीके से आपने कहा कि पर्यावरण पर विशेष तौर पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। शुद्धता का हम ख्याल रखेंगे तो हम बीमारियों से दूर रहेंगे, चाहे वो किसी भी किस्म की बीमारी हो। अजय साहब, मैं आपसे ये भी समझना चाहूंगी, क्योंकि कैंसर को लेकर लगातार तमाम तरह के मिथ्स भी होते हैं, एक ये भी बात होती है कि क्या कोई एज फैक्टर भी है, वो एज ग्रुप जो कि सबसे ज्यादा प्रोन हो कैंसर के, या फिर अगर आप किसी दूसरी बीमारी से ग्रसित हैं तो क्या संभावनाएं ज्यादा बढ़ जाती हैं? देखिए, इस समय एक तो आपने जिसकी बात कही कि भी कोविड का जो काल चल रहा है जी। तो कोविड के काल के अंदर हमारे पास लंग कैंसर के मरीज बढ़े हैं। तो इसमें यदि किसी कोविड हो गया और उसके बाद में वो चीज कैंसर में परिवर्तित हो गई है, तो ये एक लंग कैंसर के केस सामने आ रहे हैं। इसके अलावा हमारे पास जो मैक्सिमम केसेस आते हैं ओरल और माउथ वाले केसेस आते हैं, जिसके अंदर हमारा आज का जो युवा वर्ग है जो पान, तंबाकू, गुटखा और शराब का सेवन कर रहा है। और मैक्सिमम मरीज जो होते हैं, यंगस्टर जो होते हैं, जो 20 साल से लेकर 35 साल के जो लोग हैं, उनको ओरल कैंसर, माउथ कैंसर हो रहा है और ये बहुत भयावह स्थिति है। तो मेरा यही एक निवेदन है कि हमारे युवाओं को जो पान, गुटखा, तंबाकू, शराब का सेवन यदि वो छोड़ेंगे तो निश्चित है कि कैंसर उनको नहीं होगा। मतलब अवेयरनेस बहुत ज्यादा जरूरी है। जी बिल्कुल। ऐसे सूरत में, क्योंकि आपने कहा कि जिस तरीके से केसेस भी निकल कर सामने आ रहे हैं युवाओं में, इसके अलावा जो बाकी के जो केसेस हैं, अलग अलग एज ग्रुप्स के जो केसेस हैं, कई मरतबा हमने ये भी देखा है, जैसे कि आपने पहले भी शुरुआत में जिक्र किया कि जो अलग अलग स्टेजेस होते हैं, लोग पहले आइडेंटिफाई नहीं कर पाते फर्स्ट लेवल में, और उसके बाद जब आखिर में आते हैं तब पता चलता है, तब डायग्नोस किया जाता है। उसके बाद भी कुछ दिक्कतें आती हैं यहाँ पर। लेकिन अलग अलग स्टेजेस के बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी, और कितना जरूरी हो जाता है कि जब सबसे पहले अगर कुछ ऐसे सिम्टम्स आए तो आप सबसे पहले जाकर डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए, परामर्श लें। जी बिल्कुल, होता यही है कि यदि हमारे शरीर में कुछ ऐसे चेंजेस होते हैं तो हम डायग्नोस कराना भी पसंद नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि भाई ये छोटी सी गांठ आ गई है, हम यदि डायग्नोस कराएंगे तो कहीं कैंसर ना निकल जाए तो एक नई हम परेशानी में पड़ जाएंगे, जबकि हमें तुरंत उन सब चीजों को डायग्नोस करना चाहिए। हम देखते हैं कि फीमेल के अंदर हम देखते हैं जनरली ब्रेस्ट कैंसर होता है, ब्रेस्ट के अंदर छोटी सी नोड उनको होती है, पता लगती है कि वो उसको छुपाए रखती हैं और 2 साल 3 साल बाद वो कैंसर में परिवर्तित हो जाती है, जबकि शुरू में वो पहले फाइब्रोसिस के रूप में होती है, बाद में कैंसर हो जाता है। ऐसे भी हमारी जो फीमेल्स हैं जिनको मेंसेस उनका इरेगुलर होता है, उसका इलाज नहीं करती है, हार्मोनल टैबलेट लेती हैं, और पता लगता है कि बाद के अंदर उनको सर्विक्स कैंसर हो जाता है, यूट्रस कैंसर हो जाता है। सर, क्योंकि तो ये छोटे-छोटे सिम्टम्स हैं, वो बाद में जाके कैंसर बदल जाते हैं। एक मेरे ज़हन में बहुत अहम सवाल है, क्योंकि कोरोना के काल में हमने देखा कि जब दूसरी लहर आई थी तो बहुत ज्यादा इफेक्ट इसका हुआ, खासतौर पर लंग्स का, जिस तरीके से आपने जिक्र किया। बहुत सारे ऐसे केसेस भी थे जहां पर फाइब्रोसिस जमने की भी खबरें सामने आ रही थी। क्या वो आगे चलकर खतरनाक हो सकता है, कम से कम जब अगर कैंसर के लिहाज से बात करें तो? जी बिल्कुल, मैंने कहा ना अभी कि ऐसे बहुत सारे कोविड के जो पेशेंट हुए जिनका हमने सीटी स्कैन कराया है और बाद में उनको कैंसर में परिवर्तित हो गया है। तो ऐसा बहुत सारे मरीज हैं जो लंग डिसीज में कोविड में डायग्नोस हो गए और वो लंग्स बाद में कैंसर उनको हो गया है। ठीक है। ऐसी सूरत में सर हमने देखा था कि स्टार्टिंग में जो लोग जिनके सेहत में इस तरीके से कुछ परिवर्तन आ रहे थे, और इसके बाद हमने देखा कि जब उनको चेस्ट में कंजेशंस वगैरह भी होने लगा तो नॉर्मल वो दवाइयां ले रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में ये कितना सही हो जाता है कि आपके अगर ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं तो आप नॉर्मल जो मेडिसिन आप कोविड के उस टाइम पे खा रहे थे, आप वही मेडिसिन को कंटिन्यू कर लें? देखिए कि अधिक समय तक एंटीबायोटिक खाने से शरीर में नुकसान होता है। तो एक लिमिट है, एंटीबायोटिक खाने की भी एक लिमिट है। आप यदि ज्यादा आप खाएंगे तो उसके भी साइड इफेक्ट भी होते हैं। ठीक है, ज्यादा अगर आप एंटीबायोटिक लेंगे तो इसमें यही कि हमें अपने प्राकृतिक। सर प्लीज कंटिन्यू कीजिए। जी हाँ, तो इसलिए कि हमें अपनी लाइफस्टाइल को हम चेंज कर दें और हम यदि मॉर्निंग वॉक करें, ये सब चीजें करें तो धीरे धीरे सब चीजों में परिवर्तन होता है। और ऐसे हमारे बहुत सारे कोविड के पेशेंट भी हैं जो उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल बाद में चेंज की है और उन्हें काफी परिवर्तन भी हुआ है उसके अंदर।
बिल्कुल सही जानकारी लोगों को बचा सकती है और लाइफस्टाइल, क्योंकि लगातार इसकी बात हो रही है। क्योंकि अगर हम मध्य प्रदेश के लिहाज से बात करें तो अभी कैंसर को लेकर स्टेट आपको कितना जागरूक नजर आता है, कितना अवेयर नजर आता है? ये सवाल इसलिए भी सर क्योंकि आपने तमाम चीजों को देखा है, आप तमाम पेशेंट्स को देखते हैं, उनके अवेयरनेस को आप देखते हैं। एज अ स्टेट अगर बात की जाए, मध्य प्रदेश के लिहाज से, राज्य के तौर पर अगर मैं बात करूं तो लोग कितना अवेयर आपको नजर आते हैं, कितना जागरूक नजर आते हैं कैंसर को लेकर? आप देखिए, हमारे देखने में आता है कि अवेयरनेस तो है ही नहीं। क्योंकि हम देखते हैं कि जिस चीज का हम यदि किसी को बोलते हैं कि हमारे पास ऐसे बहुत सारे मरीज आते हैं, उनका अटेंडेंट भी साथ में आते हैं और हम उन्हें बोलते हैं कि आपको पान गुटखा तंबाकू नहीं खाना चाहिए, उसको नहीं बंद करते हैं वो। तो हमें पता है कि इस कारण से कैंसर होता है, फिर भी हम उन चीजों को हम लगातार कंटिन्यू हम किए हुए हैं। तो अवेयरनेस तो हमें है ही नहीं, तो यही हमें अवेयरनेस उत्पन्न करने की आवश्यकता है। बिल्कुल, अवेयरनेस उत्पन्न करने की आवश्यकता है और इसके लिए लगातार आप लोग भी काम कर रहे हैं, आप लोग भी लगातार लोगों को अवेयर कर रहे हैं, जैसा कि आपने कहा कि कैंप्स के जरिए भी आप लोगों को जागरूक कर रहे हैं कैंसर के लिए। जी। एक चीज और, क्योंकि आज विश्व, बिल्कुल, हम लोग हमारे द्वारा कुछ जी जी प्लीज कहिए। जी हाँ, जैसे आज विश्व कैंसर दिवस है और इसके ऊपर जो 1933 के अंदर इसको एक मुहिम इसकी बनाई गई और हमारे देश के अंदर भी सन 2000 में और 2007 के अंदर भी इसका कहा गया है कि हमें अवेयरनेस करना चाहिए। आज की तारीख में लगभग 80 लाख लोग पूरे विश्व में कैंसर से पीड़ित होते हैं और इसमें 70% की मृत्यु 1 साल में हो जाती है। मतलब हार्ट डिसीज के बाद में कैंसर ऐसी बीमारी जिसमें सबसे ज्यादा डेथ रेट है। हमारे इंडिया के अंदर लगभग 8 से 10 लाख लोग हर साल कैंसर से उनकी मृत्यु हो रही है। तो ये बहुत भयावह स्थिति है और आने वाले 2025 में WHO ने कहा है कि हमारे यहाँ ये जो चीजें हैं ये 10 गुना तक और बढ़ जाएंगी। तो निश्चित ही कि हमें अभी अवेयर होने की आवश्यकता है। तब अब अवेयर होंगे तभी हम 2025 और 2030 तक हम इसके आंकड़ों को हम कम कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि लोग यहाँ पर जागरूक हों, लोग यहाँ पर समझे, लोग यहाँ पर अवेयर हो, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी हम आगे जाकर इसके प्रभाव को कम कर पाएंगे। बहुत धन्यवाद डॉक्टर अजय हाडिया, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ शेयर करने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, नमस्कार। तो देखिए, कैंसर से हम सभी को लड़ना है और हम सभी को जीतना है। इसके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप जागरूक हो, अपनी जीवन शैली में परिवर्तन लाए ताकि आपकी सेहत अच्छी रहे। वक्त यहाँ पर एक बहुत ही छोटी सी ब्रेक का, बने रहिए मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।